नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआईए एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में इंदौर बना सबसे साफ शहर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए गए 78 पुरस्कार। राष्ट्रपति ने स्वच्छता मित्रों के प्रयास को बताया सराहनीय। राजस्थान में फिर गरजे अमित शाह, कहा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव में आने वाले 100 सालों को बताया सहकारिता के। भारत के पास तेल आपूर्ति के पर्याप्त स्रोत मौजूद। ऊर्जा संवाद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा अगली तिमाही में नीचे आ सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादों के दाम। निमिषा प्रिया मामले में भारत सरकार लगातार सक्रिय, दी जा रही है हर संभव कानूनी सहायता। मामले में यमन से लगातार संपर्क में। नाटो प्रमुख के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। और लद्दाख सेक्टर में हुआ आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपलब्धि के लिए भारतीय सेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत को दी बधाई। कहा भारत की वायु रक्षा क्षमताओं के लिए परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। सुपर स्वच्छ लीग शहर की 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार, सूरत को दूसरा पुरस्कार, नवी मुंबई को तीसरा और विजयवाड़ा को चौथा पुरस्कार मिला है। वहीं सुपर स्वच्छ लीग शहर की 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में नोएडा को पहला, चंडीगढ़ को दूसरा और मैसूर को तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा स्वच्छ शहर पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अहमदाबाद शीर्ष पर रहा, जबकि भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 पुरस्कार की थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर केंद्रित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि कम आबादी वाले शहरों में संसाधनों की कमी के बावजूद स्वच्छता मित्रों के प्रयास सराहनीय हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। इस बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 की सुपर लीग में शामिल किया गया। इंदौर को मिली सफलता में इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव से खास बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर शहर ने पहली बाजी मारी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर के मेयर मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको। इस खुशी पे इस मौके आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे सफाई मित्रों का बहुत धन्यवाद कि उनकी अथक मेहनत से सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी वो शहर की गलियों को साफ़ करते हैं। सबसे पहले उनका बहुत धन्यवाद। दूसरा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने वाला शहर इंदौर है और उन्होंने जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का संकल्प लिया था वो हम पूरा करके दिखा रहे हैं और उसको करने में इंदौर की जनता की सबसे बड़ी सहभागिता है, अधिकारियों की अथक मेहनत है और जनप्रतिनिधियों की जागरूकता है। तो ये 4 लोग मिलके इंदौर शहर को लगातार नंबर 1 बनाए हुए हैं। इंदौर का सफाई का मॉडल देश में अब लागू होने वाला है। इंदौर अब स्वच्छता का गुरु है। इस बार तो हम सुपर स्वच्छ लीग में थे और सुपर स्वच्छ लीग में भी हम सिरमौर हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है और हमने उसको सिद्ध करके बताया कि अब वो स्वच्छता का भी सिरमौर है। तो इंदौर फिर सुपर और रैंकिंग से भी ऊपर। बाकी शहर जो हैं, कैसे आप इस मॉडल को बनाए हुए हैं? थोड़ा सा बाकी शहर के लिए भी कुछ आप बताएं। देखिए, हमारे मॉडल का कोई कॉपीराइट नहीं है। जो चाहे उसको कॉपी कर सकता है, उसको पूरा राइट है कॉपी करने का और ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को इसको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, जनता को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। इंदौर की जनता ने अपना व्यवहार बदला, ना खुद कचरा फेंकती है ना किसी को फेंकने देती है।
और उसके बाद फिर रिसोर्सेज का, इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वेस्ट का मैनेजमेंट हो, उसकी प्रोसेसिंग हो, दिन रात उसकी मॉनिटरिंग हो, और कई बार कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं उन पे लगातार फाइन भी हो। तो यही एक तरीका है। और एक जो महत्वपूर्ण है कचरे का प्रबंधन, जो कि बाकी शहर में नहीं हो पाता है। कैसे हो कचरे का प्रबंधन, कैसे कूड़े का ढेर जो बाकी शहरों में लग जाता है वो खत्म हो, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है कचरे का सेग्रीगेशन। दुनिया के कई देश कचरा सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। मैं आज ही इजराइल से यहाँ पहुँचा हूँ। इंदौर के वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट से वो सीखना चाहते हैं। तो पहला है सेग्रीगेशन, घर से कचरा अलग हिस्सों में मिले, और जब वो अलग हिस्सों में मिलेगा तो उसका महत्व बढ़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग आसान होगी। सूखे कचरे से सीमेंट फैक्ट्री को फ्यूल मिलेगा, गीले कचरे से सीधे बायो सीएनजी बन जाएगी, हरे कचरे से भी पैलेट्स बन जाएंगे, ऑयल से ऑयल बन सकता है, कपड़े से कपड़ा बन सकता है। तो ये तब संभव है जब हम उसका सेग्रीगेशन ठीक से करें, और यही इंदौर की ताकत है। तो ये थे हमारे साथ इंदौर के मेयर। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्वच्छता श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इसको लेकर न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों में खुशी की लहर है। इस खुशी को भोपाल नगर निगम अध्यक्ष समेत भोपाल वासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर, पटाखे जलाकर, मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट किया। दरअसल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजों में भोपाल को दूसरा तो लखनऊ को तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान के जयपुर में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश भर के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, बिजली और मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सहकारिता के माध्यम से कई उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की अहम भूमिका है, जिससे गेहूं, धान और चीनी के उत्पादन और क्रय विक्रय का काम होता है और 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। अमित शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य में जनता के हित के लिए काम कर रही है। इससे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने राज्य में परीक्षा माफिया को बढ़ावा दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने एसआईटी गठित करके इस पर कार्रवाई की। राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए।
3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए टीटी न्यूज। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार निमिषा प्रिया मामले में हर संभव सहायता दे रही है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और परिवार की मदद के लिए एक वकील नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय अधिकारियों व परिजनों के संपर्क में है और इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। This is a very sensitive matter and the government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family, and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. The local authorities in Yemen have postponed carrying out her sentence that was scheduled for 16 July that you're well aware of. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. विदेश मंत्रालय ने नाटो प्रमुख की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए भारत बाजार में उपलब्ध विकल्पों और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाएगा। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. कोरियाई गणराज्य के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के विशेष दूतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम बू क्यूम की अगुवाई में कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स हैंडल पर मुलाकात की जानकारी साझा की। मुलाकात को लेकर उन्होंने लिखा कि इस बैठक में आर्थिक, तकनीकी, रक्षा और समुद्री सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि भारत दक्षिण कोरिया के नए प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो पर्वतारोहण अभियान के लिए पर्वतारोहियों के एक दल को रवाना किया। माउंट एवरेस्ट का ये अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड के 60 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। किलिमंजारो अभियान का आयोजन हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ने किया, जिसमें दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार शामिल थे। रक्षा सचिव ने दोनों टीमों के साहस और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि ये अभियान भारत की पर्वतारोहण क्षमता और युवाओं को प्रेरित करने की मिसाल है। भारतीय सेना ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित किए गए आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। लद्दाख की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इसका परीक्षण हुआ। आज के परीक्षण में आकाश प्राइम एयर डिफेंस प्रणाली ने अत्यधिक ऊंचाई पर 2 एरियर हाई स्पीड मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ये परीक्षण लद्दाख की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में जहां हवा पतली होती है वहां किया गया।
आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण भारत की रक्षा में एक नई क्रांति है। इस हथियार प्रणाली को 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। ये सेना के लिए निर्मित आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित RF सीकर सहित नवीनतम उन्नत सुविधाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को भारत की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से अत्यधिक ऊंचाई वाली परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जताई है कि अगर दुनिया में भू राजनीतिक परिस्थितियों में स्थिरता रही तो आने वाले 3 से 4 महीने में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो सकते हैं। ऊर्जा वार्ता के दौरान अपने संबोधन में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। There is availability of oil, more than enough. There is more and more crude oil coming on the market from the Western Hemisphere. That is another very important factor. I mean, if you have more supply coming in, the price will be as anticipated. Today, the price 68.5. आने वाले समय में मैं इसी रेंज में समझता हूं कच्चे तेल के दाम रहेंगे। हमारा हिसाब है ये 65-70 के बीच में ही रहेगा। दिस इज मेन स्ट्रीम व्यू। अगर इसमें चेंज आएगी तो चेंज 70 के ऊपर नहीं आएगी, ये 65 से नीचे आएगी। रूस से तेल खरीदने पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि भारत पहले 27 देशों से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता था, जिसकी संख्या अब बढ़कर 40 से भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है और भारत के सामने कई विकल्प खुले हुए हैं। Is that I'm not worried at all. If something happens, we'll deal with it. If, for instance, major buyers of oil, major suppliers of oil just go off the market, well, there was worry when some of them went off the market earlier, which same thing happened. You either divert. वो हमारे यहाँ कहावत है ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. I think we've got a lot of scope in that. There are a lot of new suppliers coming on the market. Our own E&P is going to go up soon. We have enough oil. बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी बिहार में हो रहे SIR पर सवाल उठाते हैं तो हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। EVM का रोना पुराना हो चुका है। जनता की अदालत में वो 3 बार फेल हो चुके हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने राहुल गांधी को घेरा है। जफर इस्लाम ने कहा कि जो परिवार खुद बेल पर है वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात कैसे कर सकता है। राहुल गांधी जी अराजकता फैलाने वाले लोगों में से एक है। वो पॉलिटिकली तो फेल हो चुके हैं, जितना बार भी उनको लॉन्च किया जाता है वो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी धमकियां देने से बाज नहीं आते हैं। वो आसाम के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं जो खुद से चुन कर आए हैं, जनता के समर्थन से चुन के आए हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि जेल में भेज देंगे। मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा कि वो खुद बेल पे हैं और किस मामले में करप्शन पे बेल पे हैं। और जब जनता के बीच में गए तो 3 बार जनता ने अपना फैसला सुना दिया 2014, 19 और 24 में कि जनता उनसे दुखी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब वेट करें, वो सिर्फ उनको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। कोर्ट के फैसले के बाद अभी तो बेल में, आगे आप ही लोग के मीडिया के सामने जेल में भी जाएंगे। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और विकसित और सशक्त करने की केंद्र सरकार की मुहिम लगातार जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे उल्लेखनीय वृद्धि हो और दुनिया के तमाम देशों के साथ मिलकर कैसे इसे और मजबूत बनाया जाए, इसी कड़ी में हील इन इंडिया मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हुई। साथ ही विचार भी साझा किए गए और बताया गया कि कोविड-19 के समय के बाद से कैसे दुनिया के तमाम देशों के साथ फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं और नीतिगत निर्णयों के फलस्वरूप भविष्य में इसमें और प्रगति देखने को मिल सकती है। There are several areas of tourism which need to kick in.
And within that framework, medical and wellness tourism are not subsectors, but they are strategic pillars on which our strategy will rest to achieve this target of $3 trillion for the tourism economy. We will have to showcase not only our competence, but we have to showcase our care, our compassion, and more importantly, our credibility. And I think those are the softer aspects that we need to also focus on today as we deliberate. एनआईए ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले असम में कई धमाकों की साजिश के तहत आतंकवादी संगठन उल्फा आई द्वारा दिसपुर लास्ट गेट गुवाहाटी में लगाए गए आईईडी बरामदगी के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी भार्गव गोगोई और सुमू गोगोई असम के डिब्रूगढ़ जिले के निवासी हैं और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन द्वारा रची गई इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे। इस साजिश का मकसद देश में भय का माहौल पैदा करना और भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालना था। इन दोनों गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 3 हो गई है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच पहले दिसपुर पुलिस कर रही थी, जिसे सितंबर 2024 में एनआईए ने अपने हाथ में लिया था। एनआईए ने पिछले महीने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, यूएपीए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। एनआईए के मुताबिक मामले की जांच अब भी जारी है। पुलिस के द्वारा ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह की संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। मामले पर एसपी अमृतसर ग्रामीण आदित्य वॉरियर ने कहा है कि गगनदीप सिंह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 6 मामले दर्ज हैं। गगनदीप सिंह के खिलाफ पंचायत के लोगों ने शिकायत की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नोटिस देने के बाद इसके घर को ध्वस्त करने के आदेश बीडीपीओ द्वारा दिए गए हैं। माया जी विलेज पूरे गिल है, रमदास थाने में एक विलेज। यहाँ पे जो सरपंच इन्होंने कंप्लेन किए थे बीडीपीओ साहब को कि ये जो गगनदीप सिंह है, जिसके घर हमारे अभी तोड़े हैं, गगनदीप सिंह है लिस्टेड पेडलर एंड स्मगलर। जो पंचायत के लोग इनसे तंग होकर इन्होंने कंप्लेन की है सरपंच ने मत्ता पास करके इन्होंने बीडीपीओ साहब को इन्फॉर्मेशन देते हैं। बीडीपीओ साहब ने एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन्होंने नोटिस दे चुके हैं। देने के बाद इन्होंने जो इनका घर है वो डिमोलिशन वास्ते ऑर्डर किए। इराक के वासित प्रांत के अलकुट शहर में एक मॉल में लगी भीषण आग से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इराक के गृह मंत्रालय के अनुसार दमकल कर्मियों ने मॉल से 45 लोगों को बचा लिया। वहीं 14 जली हुई लाशें बरामद की गई हैं। ये मॉल केवल 1 सप्ताह पहले ही खोला गया था, जिसमें एक सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट भी शामिल था। घटना के समय कई परिवार खरीदारी कर रहे थे और रात्रि भोज कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 5 मंजिला इमारत में आग की लपटें उठती दिखाई दी। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और गृहमंत्री को घटनास्थल पर भेजा गया है। वासित के गवर्नर मोहम्मद अल मियाही ने इसे त्रासदी और आपदा करार देते हुए मॉल और इमारत के मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने की जानकारी दी है। सरकार ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है और जांच रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर पेश किए जाने की बात कही गई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जापान ओपन से बाहर हो गए हैं। लक्ष्य को अंतिम 16 के मुकाबले में जापान के कोडाई नाराओका ने 21-19, 21-11 से शिकस्त दी। ये मुकाबला करीब 1 घंटे तक चला। लक्ष्य ने पहले मैच में चीन के वांग जिंगजिंग पर 21-11, 21-18 से जीत दर्ज की थी, लेकिन वह अपनी इस लय को बरकरार नहीं रख सके। इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।